नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक पारिवारिक सामाजिक कहानी है। बड़ा अजीब न्याय है आपका समधन जी। आज घर में पूजा का आयोजन था और उसके बाद सबके भोजन का प्रोग्राम था। बाहर बरामदे में हलवाई बैठकर पकवान बना रहे थे, जिसकी खुशबू पूरे घर में या यूं कहे हवा में ही फैली हुई थी। सारे रिश्तेदार और आस पड़ोसी मौजूद थे। यहाँ तक कि नई समधन आशा जी और उनकी तरफ से आए हुए रिश्तेदार भी मौजूद थे। इस समय वो अपनी बेटी रचना के कमरे में बैठी हुई थी, जबकि रचना नए कपड़े और गहने पहनकर तैयार थी। अभी थोड़ी देर बाद उसे अपने पति मयंक के साथ यज्ञ हवन में बैठना था। यह यज्ञ हवन पूजन का आयोजन उसकी सास भानुमति जी ने खास करके अपने बेटे मयंक और रचना के लिए करवाया था, ताकि दोनों को सबका आशीर्वाद मिल सके और उनकी वंश बेल आगे बढ़ सके। अभी 5 महीने पहले ही रचना की मयंक से शादी हुई थी। रचना मयंक की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी दामिनी ने मयंक से तलाक ले लिया था। दोनों का तलाक 1.5 साल पहले ही हुआ था। यूं तो दामिनी में कोई कमी नहीं थी, बहुत ही सुंदर शालीन स्वभाव की थी। आते ही ससुराल में उसने अपनी जगह बना ली थी। हर कोई उसे पसंद करने लगा था। पर समय के साथ साथ यही पसंद धीरे धीरे नफरत में बदलने लग गई, क्योंकि दामिनी माँ नहीं बन पाई थी और यही एक कमी उसकी सारी खूबियों पे भारी पड़ गई। मधुमती जी ने और मयंक ने उसके लिए कोई भी कमी छोड़ी नहीं थी। 5 साल की उसकी शादी में मयंक और दामिनी ने हर देवी देवताओं के चरणों में अपने सर को नवाया था। यहाँ तक कि दामिनी का मेडिकल चेकअप भी करवाया गया, पर उसमें तो कोई कमी नहीं थी। फिर भी वो माँ नहीं बन पा रही थी। समय के साथ धीरे धीरे दामिनी पे तानों का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। आने वाले भी 10-12 सलाह देकर ही जाते। मधुमती जी भी उनके साथ साथ शुरू हो जाती। पता नहीं मेरी किस्मत में पोते पोती का सुख है भी कि नहीं। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैं इसे बहू बनाकर ले आई, जो हमारी वंश बेल भी आगे नहीं बढ़ा पा रही। 4 साल होते होते रिश्तेदार मयंक की दूसरी शादी तक की बात करने लगे। धीरे धीरे मयंक के स्वभाव में भी फर्क नजर आने लगा था। फिर भी मयंक ने अपना चेकअप कभी नहीं करवाया। आखिर वो तो पुरुष है, उसमें क्या ही कमी होगी। और सबसे आसान होता है बहू को बाज कह देना, लेकिन बेटे में कोई कमी है ये बात कोई बर्दाश्त नहीं करता। एक बार तानों से परेशान होकर दामिनी ने मयंक का चेकअप कराने के लिए कहा भी तो बस वहीं से हंगामा शुरू हो गया और इसकी इति श्री दामिनी को घर से धक्के मारकर निकाल कर ही हुई। दामिनी और उसके माता पिता ने काफी हाथ पैर जोड़े, लेकिन मयंक और मधुमती जी तो झुकने को ही तैयार नहीं हुए। उल्टा उसके माता पिता को भी बहुत अपमानित किया गया और आखिर इस रिश्ते का अंत हो गया तलाक से। बस तब से ही मधुमती जी मयंक के लिए अपने समाज में दूसरी लड़की देख रही थी। तलाकशुदा और विधवा उन्हें नहीं चाहिए थी। वैसे भी सारे समाज में ये बात फैल चुकी थी कि दामिनी को बांझ होने के कारण तलाक दिया गया है, वरना मयंक और मधुमती जी में तो कोई कमी नहीं है। आखिर आशा जी अपनी बेटी रचना की शादी मयंक से करने के लिए तैयार हो जाती हैं और 5 महीनों पहले ही दोनों की शादी हो जाती है। इधर सुनने में आया कि दामिनी का भी 1 साल पहले दूसरा विवाह हो गया। उसके दूसरे पति रजत की पहली पत्नी 2 साल पहले ही बेटी को जन्म देते समय ही खत्म हो गई थी, इसलिए उसे भी अपनी 2 साल की बच्ची के लिए माँ की जरूरत थी। बच्ची तो थी ही सही, इसलिए बेझिझक दामिनी ने शादी कर ली। खैर, इधर आयोजन जोरों शोरों से चल रहा था। तभी पंडित जी ने रचना और मयंक को हवन में बैठने के लिए कहा। मधुमती जी रचना को बुलाने जा ही रही थी कि घर के दरवाजे पे अपनी पहली बहू दामिनी को देखकर हैरान रह गई। मयंक के पैर भी जहां थे वहीं ठिठक गए। वो भी हैरान परेशान सा दामिनी को देखे जा रहा था। आखिर तलाक के 1.5 साल बाद वो यहाँ पे क्या लेने आई थी, वो भी इतने शुभ अवसर पर अपने माता पिता के साथ। इतने में मधुमती जी बोली, क्या लेने आई है यहाँ पे? तुझे घर से धक्के मार के निकाला था, याद है कि नहीं? बाहर मधुमती के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दूसरी बहू के यानी रचना और उसकी माँ भी कमरे से बाहर निकलकर आ जाती हैं। रिश्तेदारों में भी खुसुर फुसुर शुरू हो जाती है। यह देखकर मधुमती जी चिल्लाते हुए बोलती, अरे ओ बांझ, क्या लेने आई है यहाँ पर? यहाँ मेरे पोते पोती के लिए पूजन हो रहा है, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। जब तुझे इस घर से धक्का देकर निकाला था तभी इस घर में आने के तेरे सारे रास्ते बंद हो गए थे। अब मेरे बेटे की वंश बेल आगे बढ़ाने के लिए पूजन हो रहा है। तेरा तो साया भी मैं अपनी दूसरी बहू और इस घर पे पड़ने ना दूं। लेकिन दामिनी जस की तस वैसी ही खड़ी रही। मधुमती जी ने मयंक को इशारा किया कि वो उसे धक्के मार के फिर से निकाले। माँ का इशारा पाते ही जैसे ही मयंक धक्के मार के दामिनी को निकालने के लिए उसके पास आया, वैसे ही दामिनी ने खींच के एक जोरदार चाटा उसके गाल पे दे मारा।
दामिनी की ऐसी हरकत से वहां पे हक्का बक्का सा वो खड़ा रह गया और अपने गाल को सहलाने लगा और उसे घूर के देखता रह गया। तभी वहां रिश्तेदार भी थे, वो एक दूसरे की शक्लें देखने लग गए। इधर आशा जी और रचना को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी दामिनी अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए बोली, बांझ नहीं हूं मैं, बांझ तो तुम थे। ये देखो मैं माँ बनने वाली हूँ। पिछले 5 साल तक तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मेरी जिंदगी के 5 साल तुमने खराब कर दिए। पर जो होता है ना, अच्छे के लिए ही होता है। बहुत अच्छा हुआ जो तुमने मुझे छोड़ दिया, वरना मुझे माँ बनने का सुख तो कभी मिलता ही नहीं। आज मुझे माँ बनने का सुख मिल रहा है, वरना तुम्हारे झूठ के आगे मेरी जिंदगी तानों की बोझ लिए मैं तड़प तड़प के मर जाती। उसकी बात सुनकर सब हक्के बक्के से रह गए। तभी दामिनी की मम्मी मिठाई का डब्बा लिए मधुमती जी के सामने आके खड़ी हो गई और उनके हाथों में मिठाई का डब्बा पकड़ाते हुए बोली, लीजिए समधन जी, आप भी मिठाई खाइए। मेरी किस्मत में तो नानी बनने का सुख है, पर आपकी किस्मत में दादी बनने का सुख नहीं है। हम लोग कभी नहीं आते यहाँ पर आप लोगों ने जिस तरह से हमें बेइज्जत किया था ना, जिस तरह से पूरी समाज में हमारी थूथू हुई थी, उसके बाद आज का दिन तो बनता ही था। दामिनी और उसके माता पिता इतना कह के वहाँ से रवाना हो गए। लेकिन मधुमती जी की नज़रें अब किसी से मिलने लायक नहीं थी, क्योंकि समाज के सभी लोग, सभी रिश्तेदार उनके घर पे थे और सभी की नज़रें मधुमती जी और मयंक पे थी। तब मधुमती जी ने देखा रचना और आशा जी भी मयंक को घूर घूर के देख रही हैं, तो अपने बेटे का पक्ष लेते हुए बोली, अरे समधन जी, वो झूठ बोल रही है, उसे मेरे बेटे की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए यहाँ चली आई सब कुछ बर्बाद करने। आप समझो ना उसकी चाल को, वरना वो आज के ही दिन क्यों आती वहाँ पे, और किसी दिन भी तो आ जाती यहाँ पे। ये सुनकर आशा जी बोली, हाँ मैं सब समझ रही हूँ समधन जी, वो अब दूसरे घर की बहू बन चुकी है और वो भला अब झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवाकर यहाँ क्यों आएगी। मैं अपनी बेटी को बर्बाद होने के लिए इस घर में नहीं छोड़ सकती। आखिर माँ बनने का हक तो मेरी बेटी को भी है, वो जिंदगी भर बच्चों के लिए तरसती रहेगी क्या। आशा जी की बात सुनकर मधुमती जी घबरा गई और फिर मयंक की तरफ देखकर बोली, अरे मयंक तू भी कुछ बोल ना। फिर आशा जी से बोली, समधन जी ऐसा कुछ नहीं है, हमारा यकीन कीजिए, और अगर वो रिपोर्ट सच भी है तो भी कोई बात नहीं है न कि नहीं। आखिर हम लोग बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं, इस तरह से रिश्ते नहीं टूटा करते। ये सुनकर आशा जी बोली, अरे वाह समधन जी, बड़ा अच्छा न्याय है आपका तो। बहू अगर बांझ हो तो दूसरी ले आओगे, लेकिन अगर बेटा ही बांझ हो तो बच्चा गोद ले लोगे। जब अपनी पहली बहू को घर से धक्के मारकर निकाला था, तब रिश्ते टूटने की आवाज़ नहीं आई थी आपको? तब आपको ऐसा नहीं लगा था कि रिश्ते ऐसे नहीं टूटा करते? मैं ले जा रही हूँ अपनी बेटी को, मैं आप जैसे झूठे लोगों के साथ रिश्ता नहीं रख सकती। ये कहकर आशा जी रचना का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले आई। इधर रिश्तेदारों में, आस पड़ोसियों में थू थू शुरू हो गई, वो अलग। कुछ महीनों के बाद सुनने में आया दामिनी जी ने एक बेटे को जन्म दिया है। इधर मयंक और मधुमती जी रचना को मनाने की कोशिश कर ही रहे थे। इन लोगों की बहुत कोशिश करने पे आशा जी के कहने पे रचना वापस आने के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन इस शर्त के साथ कि आधी प्रॉपर्टी उसके नाम पे करने पड़ेगी। आखिर ऐसे झूठे लोगों का क्या ही भरोसा, कल को उसको भी धक्के मार के निकाल दे तो। तब से दोनों शांत बैठे हुए हैं। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।